कुछ सिंपल से सवाल पूछता हूं, एक छोटी सी एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। जरा गौर से देखिए, स्क्रीन पे आपको कुछ आइटम्स नजर आ रही हैं। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसी के ऊपर और देखते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी बेहतर है। देखिए, आपको एक बर्ड नजर आ रहा है, टेबल है, कैंची है, उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे भी ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। कुछ डेली आइटम की, रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। आपको सोच करके मुझे यह बताना है कि इसमें से लिविंग कौन सी आइटम्स को कहेंगे आप और नॉन लिविंग कौन सी आइटम्स को कहेंगे। यानी मुख्य रूप से हमने यह डिस्कस करना है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। सो आई होप आपने बड़े गौर से ऑब्जर्व कर लिया होगा इन आइटम्स को। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए जी मेरे साथ देखिए गौर से। अब आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंस नजर आए। नॉन लिविंग क्या है? क्या एक पेशेंट जो कोमा में है उसे लिविंग कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ऐसी ही और बेहतरीन बातों के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस सेशन में। इस स्लाइड पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हमने अलग से आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। राइट जी, चलिए इससे पहले कि हम ये जाने कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या बेहतरीन फीचर्स हैं, उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में, अर्नस्ट मायर, जिन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। अब आप हैरान होंगे कि हम तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे अर्नस्ट मायर का जिक्र क्यों आया? सो मेरी बात गौर से सुनिए। क्लास 11th की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है भाई। एनसीईआरटी तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और बायजूस के इस बेहतरीन मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक चीज समझाई जाएगी जो एनसीईआरटी में दी है। एनसीईआरटी एक सिलेबस गाइडलाइन है, आपको उससे ज्यादा चीजें भी जाननी है। सो सुनिए मेरी बात, अर्नस्ट मायर का जिक्र एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में किया गया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो अक्सर साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के बारे में भी पूछा जाता है। सो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। इनका जन्म 5 जुलाई सन 1904 को जर्मनी में हुआ और इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें बाल्जन प्राइज मिला है 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला है 1994 में एंड क्रेफूड प्राइज 1999 में। सो हमें ये बेसिक से बात जाननी है। अगर सवाल ये पूछा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, सो आपकी फिंगर टिप्स पे ये आंसर होना चाहिए, अर्नस्ट मायर। क्लियर है जी? सो एक सवाल मैंने आपका क्लियर करा दिया जो नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज लाइफ? हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या परिभाषा है? अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी कि लाइफ को डिफाइन कर पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन लाइफ को कैरेक्टराइज जरूर किया जा सकता है। सो अगर हमें कोई परिभाषा देनी हो, कैरेक्टराइज करना हो लाइफ को, तो हम क्या कहेंगे? देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपके सामने क्या लिखा है, लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है। यदि कोई चीज मेटाबॉलिज्म शो कर रही है, स्वाभाविक है कि उसमें जीवन
होगा। सो वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली दे लीड टू व्हाट? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जीवन है, हम कह रहे हैं जी लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 डेवलपमेंट, नंबर 3 रिस्पॉन्सिवनेस, देन अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब यह मुख्य फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। सो तैयार हैं जी सभी इस बेहतरीन सफर के लिए? सो डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। जिसे आपने लिविंग कह दिया, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? नंबर 1 डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, वो इनडेफिनेट तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि भाई सेल्स हैं, दे ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नंबर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है। हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस which are occurring in a cell, उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। देन रिप्रोडक्शन, भाई एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, स्वयं अपने जैसे जीवन का निर्माण करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। देन कम्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा देखते हैं और क्या फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग्स में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमारे में सेंसेस हैं। सेंसेस सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, और भी एनिमल्स में है, प्लांट्स में भी हैं। डिस्कस करेंगे इस चीज को। देन अडेप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग एंड फाइनली डेथ। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी निश्चित है, जो जन्मा है उसका अंत भी होगा। राइट सो हम डेथ के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ डेथ को क्या कहा जाता है, जरा सोच के रखिए। देखते हैं कितने लोग आप में से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि स्टडी ऑफ डेथ को क्या कहते हैं। चलिए जी, तो फिर आप तैयार हैं? वन बाय वन हम ये सारे फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेफिनेट शेप एंड साइज है। दैट मींस दे शो चेंजेस विद इन अ नैरो रेंज, जबकि जो नॉन लिविंग मैटर है वो एमॉर्फस है, राइट जिसमें डेफिनेट शेप एंड साइज है वो मॉर्फस कहलाता है, और जिसमें इनडेफिनेट शेप एंड साइज है वो एमॉर्फस कहलाता है। क्लियर है जी दोनों टर्म्स, मॉर्फस एंड एमॉर्फस। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शरीर डेफिनेट सब यूनिट से बना होता है। जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। ये मैं उन जानवरों के बारे में कह रहा हूं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एक सिंगल सेल जो कि जाइगोट है, और उससे ही पूरे जीवन का निर्माण होता है। सेल्स दे ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। सो देखते हैं जी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। differentiation of body into smaller units and subunits which are arranged in an orderly manner, right? Due to presence of organization के होने के कारण a living being is called organism। जो आप यहां पे एनिमेशन देख पा रहे हैं, ये आपको सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखाया गया है। आप जानते हैं कि सेल को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स डायनेमिक होती हैं, उनके थ्रू सब्सटेंसेस का आदान प्रदान एक्सचेंज लगा रहता है। सो भाई एक चीज हमने और जान ली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। आगे बढ़ते हैं जी, जिक्र करते हैं ग्रोथ का।
आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज ग्रो करती है। क्या वो इनडेफिनेटली ग्रो कर सकती है? क्या ह्यूमन बीइंग्स हम इनडेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है, आप जानते हैं कि वो साइज में, वजन में छोटा है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होगी, राइट? प्यूबर्टी एज आएगी, एडोलेसेंस आएगा, एडल्ट बनेगा, देन ओल्ड एज होगी। सो ग्रोथ से क्या मतलब है भाई? ग्रोथ को अगर हमें सादी भाषा में डिफाइन करना हो तो ग्रोथ का मतलब है इट इज इंक्रीज इन साइज, मास और हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ सेल डिवीजन के जरिए होती है भाई। जैसे एक सेल है, एक सिंगल सेल में माइटोसिस हुआ, डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, तो ये भी तो ग्रोथ है। अब आप देखिए जी, जरा यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, गौर से देखिए। जिक्र किया था हमने सेल डिवीजन का, सो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक सेल डिवाइड होकर के 2 बन जाते हैं। माइटोसिस की ये प्रक्रिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए ह्यूमन बीइंग्स के बारे में दिखाया गया और कंपेयर किया गया है उसे एक बहुत ही विशाल काय पेड़ के साथ, बेनियन ट्री के साथ। आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस के केस में एक बच्चा जब पैदा हुआ है, धीरे धीरे क्रॉल करना सीखता है, चलता है, बड़ा होता है, कद काठी बड़ी होती है, शरीर बड़ा होता है, एंड फाइनली जो है एजिंग की प्रक्रिया ऑब्वियसली नजर आने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि एजिंग किसी पर्टिकुलर एज के बाद ही जाके होगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। जब हम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले ही एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए समझते हैं जी ग्रोथ के बारे में। जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में आप देख पा रहे हैं, देयर इज डेफिनेट ग्रोथ, राइट? वेयरएज इन केस ऑफ द सेकंड पिक्चर, जहां पे एक प्लांट दिखाया गया है, इनडेफिनेट ग्रोथ है। कितना विशाल काय ये पेड़ है, शायद ये कितने वर्ग किलोमीटर में भी फैल सकता है, राइट जी? चलिए आगे जिक्र करते हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ किस प्रकार से है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ किस प्रकार से है। जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, सिंगल सेल्ड क्रिएचर्स की बात करते हैं, तो एक सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। सो भाई ये रिप्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है? जरा सोचिए गौर से। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज दिस इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बीच में जो डॉट लगाया है वो उसका न्यूक्लियस है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमने कहा भाई इसने 2 सेल्स बना दिए, तो क्या यह रिप्रोडक्शन है, यह ग्रोथ है? भाई अभी हम कह रहे हैं कि ग्रोथ के केस में नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और यहां पे इस एनिमल में रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने लिखा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 डिफरेंट फिनोमिना। जब आप हायर एनिमल्स की बात करते हैं वहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन 2 अलग बातें होती हैं। चलिए समझते हैं ये इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वर्ड समझ रहे हैं ना, समथिंग जो अंदर से हो रहा है। सो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। शरीर में अंदर से जो ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो क्या हम ये कह सकते हैं दैट ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स? क्या नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं? जरा सोचिए गौर से। आपने कभी कोई पहाड़ देखा है, कोई रेत का टीला देखा है, सैंड ड्यून्स देखे हैं, तो क्या वो भी बड़े हो जाते हैं डिपोजिशन ऑफ मटेरियल के कारण? तो भाई साइज में तो वो भी बड़े हो रहे हैं, तो क्या हम उसे ग्रोथ कहेंगे? सोचिए जरा, जवाब दीजिएगा। क्या हम उसे ग्रोथ कहेंगे जब नॉन लिविंग मैटर साइज में इंक्रीज कर रहा है? सो देखते हैं जी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। अब ये भी हमने जिक्र करा था इंट्रिंसिक ग्रोथ का, और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं जी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। Extrinsic growth is on the non-living matter, sand dunes, glaciers, पहाड़, इन सब के ऊपर भी लगातार मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या टर्म यूज किया था? इंट्रिंसिक ग्रोथ, राइट? क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम एक जर्नलाइज्ड वे में परिभाषा देनी हो, डिफाइन करना हो, तो हम कहेंगे दैट इट्स द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज. इट मे अकर इन अ सेल, इन एन ऑर्गन और इन द होल ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ सेलुलर लेवल पे भी है, ऑर्गन लेवल पे है, पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी है. और ग्रोथ जब हो रहा है उस समय देयर इज चेंज इन साइज, ड्राई वेट, चेंज इन मास एंड चेंज इन नंबर ऑफ द सेल्स. क्लियर है जी? ग्रोथ में और डेवलपमेंट शब्द में अंतर क्या है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. डेवलपमेंट है सम टोटल ऑफ द चेंजेस which are occurring in an organ or organism during its lifetime. So development उस complete whole प्रक्रिया को कहा जाता है. So development is the sum total, ध्यान दीजिएगा, sum total of changes that occur in ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. अपने पूरे जीवन काल में किसी ऑर्गन में, ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी बदलाव हुए हैं उन्हें डेवलपमेंट कहा जाता है. देयर इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. राइट, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के अगर ट्विन कैरेक्टर्स हमसे पूछे जाएं सो हम कहेंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. ये हुआ ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स. इंपॉर्टेंट है जी, नीट में या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में ये चीज हमसे पूछी जा सकती है. व्हाट आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. क्लियर है जी? प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ है इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. पेड़ पौधे जो हैं अपने पूरे जीवन काल में जीवन भर ग्रो करते रहते हैं. उनमें मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं. हम जब टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जिक्र करेंगे. लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑल माई मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू अ सर्टेन एज. तो भाई ये अंतर हो गया ग्रोथ में प्लांट्स में और एनिमल्स में. प्लांट्स में क्या बोलेंगे हम? इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर ग्रो करते रहते हैं. 3 processes are involved in growth. Number 1, cell division. Number 2, cell enlargement. And number 3 is secretion of apoplasmic substances. अब आप सोच रहे होंगे एक और नया टर्म बता दिया सर ने. बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जी, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं. मुख्य रूप से 3 प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं ग्रोथ में. कौन कौन सी हैं जी? सेल डिवीजन नंबर 1, नंबर 2 इज सेल एनलार्जमेंट एंड नंबर 3 इज सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2 टर्म्स और जाननी है हमें भाई. ये इंटरसेप्शन क्या है एंड एक्रीशन क्या है? ग्रोथ के नीचे आपको 2 नए शब्द देखने को मिले. जानते हैं जी इनके बारे में. इंटरसेप्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ. आप देखिए किस प्रकार से ये नन्हा सा एक बीज पनप रहा है, एक पौधा बन रहा है जो फिर आगे जाकर के एक पेड़ का रूप ले लेगा. सो इंटरसेप्शन का मतलब है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो internal growth. There is addition of materials and formation of cells inside their body. Important है जी दोनों बातें. There is addition of materials and there is formation of cells inside their body. आसान है सब टर्म्स, समझते जाइए साथ साथ, और आने वाले सेशंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. आखिर आपका कॉन्फिडेंस भी तो डबल करना है हमें. नॉन लिविंग आर्टिकल्स दे इंक्रीज इन साइज. तो ये हो गया भाई एक्रीशन. देयर इज एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस. जैसा कि हमने जाना ग्लेशियर्स के बारे में, सैंड ड्यून्स के बारे में, बाहर से मटेरियल उनके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है ना, अंदर से तो वो ग्रो नहीं कर रहे. सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ग्रो तो स्टोन्स भी करते हैं, क्रिस्टल्स भी करते हैं, माउंटेन्स भी करती हैं. ठीक है जी. हम जिक्र क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. सबसे पहले बताया था डेफिनेट शेप एंड साइज, राइट, याद है. उसके बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं जी ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हमने देखा ग्रोथ. ग्रोथ में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरसेप्शन एंड
एक्रीशन। सो ग्रो तो क्रिस्टल्स भी करते हैं, ग्रो तो पहाड़ भी करते हैं। सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है जी इतनी बात? अंत में हम नतीजा निकालेंगे कि भाई फिर कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी कौन सी विशेष चीज है, कौन सी विशेष बात है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, भाई दो प्रकार के हो सकते हैं ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, लैंग्वेज। आपको इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितना लिखेंगे कॉपी पेन लेकर के उतना ही बेहतर होगा, उतनी ही रिफाइनिंग आती जाएगी आपकी प्रिपरेशन में। सो देखते हैं जी प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में अंतर क्या है। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि भाई सेल के अंदर, सेल के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है वो। देखते हैं जी द प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो सब्सटेंसेस जो हैं दे आर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वहां पे जो सब्सटेंसेस उसका अपना हिस्सा बने हुए हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक हैं। देयर आर अमीनो एसिड्स, देयर आर मिनरल्स, देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स, देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स। इन सब के बारे में जानेंगे आने वाले सेशंस में। एपोप्लाज्मिक शब्द का मतलब है जी दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स विच आर फॉर्म्ड बाय सेल। एक सेल के बाहर सेल वॉल है, बोन का मैट्रिक्स है, फाइबर्स हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे वहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स बनाते हैं। तो आप समझ गए भाई अंतर। प्रोटोप्लाज्मिक सेल के अंदर वाले सब्सटेंसेस जो हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में है, राइट। और जो एपोप्लाज्म जो सेल ने अपने बाहर सिक्रीट करे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। मान गए ये हम बात, भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ उनकी एक प्रॉपर्टी है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया जी। ग्रोथ आप समझ गए, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज, मास, वेट, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ। लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, उनके ग्रो करने का तरीका अलग है। सो ग्रोथ जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। सो आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं जी, राइट, कैन वी प्रोसीड। चलो यहां पे देखिए इस तस्वीर में, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? देयर इज अ पेरेंट एनिमल और उसके साथ उसका एक ऑफस्प्रिंग है, राइट जी। दूसरी तरफ आपको ये नन्हे मुन्ने पपीज भी दिख रहे हैं। सो यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, यहां पे हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रक्रिया का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, दैट इज reproduction. So what is reproduction? Reproduction is the ability to procreate, जीवन का निर्माण, स्वयं अपने जैसे ही जीवन को क्रिएट करना, that is a reproduction. So it is formation of new individuals of the similar kind. Human beings reproduce करेंगे तो humans बनेंगे, cats reproduce करती हैं तो cats बनती हैं. So it is procreation. Reproduction is the ability to procreate. It is not essential for survival of individuals. अच्छा ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट essential for survival. It is essential for continuity of the race. But ये जिंदा रहने के लिए कोई essential बात नहीं है, बिकॉज कई ह्यूमन कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं, स्टेराइल हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इवन हम देखेंगे हनी बीज के केस में भी, जो हनी बीज की कॉलोनी है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवित नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। स्वाभाविक सी बात है भाई, रिप्रोडक्शन लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर
सर्वाइवल। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन की मुख्य रूप से दो स्ट्रेटजीज होती हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टर्म्स याद रखिएगा बेटा। रिप्रोडक्शन की दो स्ट्रेटजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे अगर आप अमीबा की बात कर लें या इवन अगर आप हाइड्रा की बात भी करें, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है। सो इट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि भाई अगर एक बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब भी है सेल्स का नंबर इंक्रीज करना, और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही है कि सेल्स का नंबर इंक्रीज करना। तो वही बात आपके लिए लिखी है जी, synonymous with growth in unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba. It is not an all-inclusive defining characteristic of लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये हमने पहले भी जिक्र करा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हालांकि ये बात भी सच है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए, सो रिप्रोडक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और द ऑफस्प्रिंग्स बाय देयर पेरेंट्स। दो मेन स्ट्रेटजीज नजर आ रही हैं आपको, asexual and sexual. Asexual reproduction is uniparental, only one parent is involved. Sexual reproduction is biparental, दो parents involved हैं, right जी? So asexual में लिखा है it does not involve fusion of gametes. गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स। जैसे मेल पार्टनर है वो मेल गैमीट बनाता है स्पर्मेटोजोआ, फीमेल पार्टनर जो है वो फीमेल गैमीट बनाती है यानी एग सेल। गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है। सो आपके सामने लिखा है जी, एसेक्सुअल में इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। एक तरह से क्लोन्स कह लीजिए, अनलेस एंड अनटिल उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए। आने वाली क्लासेस में हम जानेंगे कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी का सोर्स क्या है, उनमें वेरिएशंस कहां से आते हैं? म्यूटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेहतर स्ट्रेटजी है रिप्रोडक्शन का, बिकॉज इसमें वैरायटी आती है, इसमें वेरिएशंस आते हैं। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण वैरायटी आ रही है, और वेरिएशंस जो हैं दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे हम, राइट जी? सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंसेस समझ आए। यहां पे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन बाय फंजाई बताया गया है, बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट के बारे में भी हम जानेंगे। एक सिंगल यीस्ट सेल है, उसमें एक छोटा सा बड डेवलप हुआ, वो बड फिर पेरेंट सेल से अलग हो गया, या फिर अगर वो एक साथ भी लगातार जुड़े रह सकते हैं। क्लास 12 के सिलेबस में जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे वहां पे हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। क्लियर है जी? फिलहाल हम केवल इतना जान रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं। यहां पे स्लाइड में आप प्लेनेरिया के बारे में देख पा रहे हैं। प्लेनेरिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जो कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। प्लेटी मींस फ्लैट, हेलमिन्थस मींस वर्म्स। सो प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, उसमें रीजेनरेशन दिखाया गया है। इट हैज वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन, राइट जी? यहां पे देखिए बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो बना रहा है, ये दो डॉटर सेल्स आगे जाकर के फिर और सेल्स बनाएंगे। सो 1 से 2, देन 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेहतर तरीका हो जाता है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट को बड़ी तेजी से कॉलोनाइज करने का, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट? और
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और फायदा देता है कि जो ऑर्गेनिजम्स सिसाइल हैं, सिडेंट्री हैं, मतलब जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपना मेटिंग पार्टनर नहीं ढूंढ सकते। क्लियर है जी? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो मेन स्ट्रेटजीज रिप्रोडक्शन की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैन ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ध्यान दीजिए, यह बात मैंने पहले भी कही थी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देर आर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और देर इज इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स ऑल्सो, नो डाउट। देन स्टेराइल वर्कर बीज, मधुमक्खियां जो हैं, इनकी अपनी पूरी एक कॉलोनी होती है जिसमें रानी मक्खी होती है, वर्कर्स होती हैं, और जिसके अलावा ड्रोन्स भी होते हैं। तो स्टेराइल वर्कर बीज जो हैं, राइट, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। दैट डज नॉट मीन कि वो लिविंग नहीं है। क्लियर है जी? सो यही आपको बताने का मकसद था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, देयर इज नो डाउट। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, पर हम ये नहीं कह सकते कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। एक और एग्जांपल आपको नजर आ रहा है म्यूल का। हम हाइब्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्स के बीच में और डंकी के बीच में हाइब्रिड्स जो बनते हैं, राइट, वो भी फर्टाइल नहीं होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, देयर इज म्यूल, राइट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस, उन्हीं को इकट्ठा हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। सो लिखा है जी आपके लिए, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से दो तरह का है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। दोनों में अंतर समझते हैं। एनाबॉलिज्म होता है बेटा बिल्डिंग अप रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शंस। सेल के अंदर जैसे अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव पाथवे है, राइट। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजों का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस टूटना, चीजों का ब्रेक डाउन हो जाना। ग्लूकोज टूट रहा है, सो किसी चीज के ब्रेक डाउन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। समझ आया आपको? ये दोनों रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एक ही समय पे सेल में हो रहे हैं। ग्रोथ अकर्स, ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ अकर्स व्हेन एनाबॉलिज्म डोमिनेट्स कैटाबॉलिज्म। जब बिल्डिंग अप रिएक्शंस ज्यादा होंगी ब्रेकडाउन रिएक्शंस के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। पर क्या हम ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर भी कर सकते हैं? सोचिए जरा ध्यान से, क्या लेबोरेटरी में, लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में मैं आपको कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करके दिखा सकता हूं? सोचिए इसके बारे में, फिर अभी जवाब देंगे आपको। सो आपके सामने यहां पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों दिखाए गए हैं। एक ही समय पे ये दोनों रिएक्शंस सेल के अंदर होते हैं। क्लियर है जी? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द sum total of all the chemical reactions which are occurring in the body. It is not seen in non-living objects. अगर कोई चीज नॉन लिविंग है, मैं कह दूं कि ये आपके सामने लकड़ी से बना हुआ एक मेज है, या ये एक पॉइंटर है, मार्कर है, भाई इसमें तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। It can be demonstrated outside the body in cell-free systems. Cell-free system में outside the body in a petri dish or maybe in a test tube हम मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं। एग्रीड। सो वो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन
outside the body of an organism which is performed in a test tube. It is neither living, it is nor non-living. देखिए कितनी अजीब बात है ना। अच्छा, ये जो पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई? एक सेल दिख रहा है। एक सेल को हमने आपके सामने प्रेजेंट करा है, उसके अंदर आपको होने वाली लगातार जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, कॉन्टिन्यूसली एक सेल मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हम जानेंगे एंजाइम्स के बारे में भी, जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। तो देखते हैं जी मेटाबॉलिज्म के बारे में और क्या लिखा है हमारे लिए। इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा जो मेटाबॉलिज्म ना शो कर रहा हो। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इन विट्रो, they are non-living things but they are living reactions, right जी? Cellular organization of the body is the defining feature of all the life forms. ये बात फिर से आ गई हमारे लिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, इंडिविजुअल। ये एक बेहतरीन खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं जी। एनाबॉलिज्म, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एनाबॉलिज्म मतलब चीजों का निर्माण, चीजों का बनना, कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज व्हाट इज एनाबॉलिज्म। बिल्डिंग अप रिएक्शंस जो है, निर्माण हो रहा है जहां पे चीजों का, जैसे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फोटोसिंथेसिस लगा लीजिए। ग्रीन प्लांट्स दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल। किसकी मदद से? सूर्य की रोशनी की मदद से, राइट? वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल आप रेस्पिरेशन ले लीजिए, राइट? सेल्स जो हैं, हमारे शरीर के सेल्स जो हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। एनारोबिक ब्रेकडाउन भी होता है ग्लूकोज का, बिना ऑक्सीजन के। एरोबिक भी है। सो देखते हैं जी कैटाबॉलिज्म क्या है। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्शन, किसी चीज का टूटना, ब्रेकडाउन रिएक्शंस। सो कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल दी ब्रेकडाउन रिएक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन आप जानते हैं, डाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे जी? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपने पका हुआ भोजन खाया है, आपने आलू खाए हैं बॉइल्ड, या आपने टोस्टेड ब्रेड खाई है, आप अपनी बकल कैविटी में माउथ में रख के चबा रहे हैं उसे। आपको पता है ना, रोटी या ब्रेड को थोड़ी देर तक लगातार चबाते रहें तो उसका स्वाद कैसा आने लग जाता है? हल्का मीठा टेस्ट आने लगता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज रोटी में, ब्रेड में जो स्टार्च होता है, पका हुआ स्टार्च, कुक्ड स्टार्च, उसको हमारे सलाइवा में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। आई नो बहुत से बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। सैलिवरी अमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है सिंपल शुगर्स में, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। सो ये सिंपल शुगर्स मीठा स्वाद देने लगती हैं। सो डाइजेशन की प्रक्रिया हमारी बकल कैविटी में ही शुरू हो जाती है, और ये भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म ही तो है, ब्रेकडाउन प्रोसेस ही तो है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज लिविंग और नॉन लिविंग। सोचिए इसके बारे में। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपने कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हुए देखे हैं, या फिर आप अभी देखेंगे। चलिए जी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? इट मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, जिनका की एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शरीर सेल्स से बना है, करोड़ों लाखों सेल्स हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जो मिलकर के हमारा शरीर बना रहे हैं। सेल्स ने टिश्यूज बनाए हैं, टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाए हैं। एक सेल को भी अगर हम और डिटेल्ड लेवल में देखेंगे, सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम्स, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं। सो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। Now, because of presence of this organization, living beings, they are called organisms. आपको ये एक जवाब मिला यहां पे कि organism वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कारण हमने organism कहा है।
देखिए, बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स जो हैं वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड वे में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। क्लियर? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का जो मुख्य आधार है, सेल के अंदर होने वाली वो हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस है। चलिए अगली प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं, होमियोस्टेसिस। ध्यान से, स्पेलिंग से घबराना नहीं है बिल्कुल भाई, मैंने बोला है लिख करके प्रैक्टिस करेंगे आप। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन बना के रखना चाहता है। उसके बाहर का तापमान जैसा भी हो, उसके शरीर के बाहर आयनिक कंसंट्रेशन जैसी भी हो, परंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा यह चाहते हैं कि वो अपने शरीर की कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस बना करके रखें। सो पढ़ते हैं जी होमियोस्टेसिस के बारे में। इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल, दोनों बातें याद रखनी है, कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि ना हम ठंडे कमरे में बैठेंगे तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, हमारा तापमान शरीर का कम हो जाएगा, नहीं, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। तो जब हम होमियोस्टेसिस का जिक्र करते हैं, सो एनिमल्स को होमियोस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन करना जरूरी है। What is thermoregulation? थर्मो वर्ड समझते हैं ना, टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो थर्मोरेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेशन भी ध्यान रखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी। हर जानवर अपने शरीर का वाटर और आयंस का लेवल कांस्टेंट बना के रखना चाहता है। चलिए अब ये देखिए आपको क्या दिख रहा है इन दोनों तस्वीरों में। एक जगह पे आप देख पा रहे हैं कि सूर्य की रोशनी की तरफ सूरजमुखी का ये पौधा अपना रुख कर रहा है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि एक रबर के हैमर जैसे स्ट्रक्चर से घुटने के ऊपर, नी के ऊपर एक डॉक्टर या हेल्थ वर्कर स्ट्राइक कर रहा है। उस हथौड़ी जैसी चीज से पटेलर टेंडन को स्ट्राइक करते हैं। पटेला होती है घुटने की बोन, नी कैप जो होती है दैट इज पटेला। ये हमने क्यों दिखाया, आपको क्या बताना चाहते हैं हम यहां पे? एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी का हमने यहां पे जिक्र करना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, दैट इज कॉन्शियसनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। यदि किसी प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो वो उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप मुझे यहां पे ऐसे हाथ से, उंगली से या किसी चीज से टच करें तो मुझे पता चल रहा है। हम अपने चारों तरफ के संसार को, दुनिया को किस तरह से महसूस करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए। मानेंगे आप ये बात? वी हैव द सेंस ऑफ स्मेल, नोज ऑल्फेक्शन कहते हैं जिसे। वी हैव द सेंस ऑफ हियरिंग, ऑडिशन, राइट। वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट, गस्टेशन कहते हैं। हमारे पास सेंस ऑफ टच है, हमारे पास सेंस ऑफ विजन है, यानी सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद चखना, महसूस करना, ये सभी हमारी सेंसेस हैं। हमारे लिए किसी भी चीज की सच्चाई क्या है, जीवन को लेकर के सच क्या है, आप यही कहेंगे ना, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने सूंघा है, जो आपने महसूस करा है, वही तो सच है आपके लिए। इज इट? एग्रीड है आप मेरी इस बात से? सो दैट मीन्स व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज अ परसेप्शन. Truth is a perception of the surrounding world through your senses. तो हो सकता है कि कुछ हमारी सेंसेशंस की लिमिटेशंस हों जिसके कारण हम किसी चीज की सच्चाई को ना जान पाए। हम इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकते, हम इंफ्रारेड जो लाइट है उसे नहीं देख पाते, हम अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन पाते, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रासोनिक साउंड एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दैट मीन्स, सो
whatever we are able to perceive about the world is through our senses only, राइट जी। सो यहां पे कुछ सेंसेस दिखाई गई हैं, मैंने बोल दिया आपको, आप समझ भी गए। हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए गस्टेशन वर्ड यूज करते हैं। हमारे पास सेंस ऑफ विजन है, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं जी। जब आप सेंस ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब गस्टेशन, राइट। जब आप सेंस ऑफ स्मेल की बात करते हैं सो उसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है जी ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन इज सेंस ऑफ स्मेल, क्लियर है। सो सेंसेस केवल ह्यूमंस में ही नहीं है, और एनिमल्स में भी हैं, एंड सरप्राइजिंगली प्लांट्स में भी हैं। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अपने चारों तरफ के वातावरण को, चारों तरफ की दुनिया को महसूस करना और किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना। सो हम ये कह सकते हैं कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। ध्यान रखते जाइएगा, मैं आपसे आने वाले सेशंस में ये बातें पूछूंगा कि जितनी भी आपने चीजें पढ़ी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वेदर इट इज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। चलिए जी आगे बढ़े। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द सेशन। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, एक्सप्लोरेशन, चीजों के बारे में जानने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए आप में। चलिए जी, तो कॉन्शियसनेस के बारे में क्या लिखा है यहां पे? इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वो चेंज इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे आपने मुझे टच करा ऐसे, ये भी तो एक स्टिमुलस है, इसके बारे में रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी। सो स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। अगर रोशनी है, फोटो पीरियड है, तो आंखें परसीव करेंगी। हम जानते हैं हमारी आईज में रॉड्स एंड कोन्स हैं। अगर कोई ऑडिटरी स्टिमुलस है, साउंड है, तो हमारे ईयर उसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर किसी चीज के स्वाद की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, तो हमारी जुबान पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो उसे परसीव करेंगे। ठीक है जी। सो द विजिबल चेंज और द रिएक्शन which an organism produces as a result of the applied stimulus is called response। समझे? रिस्पॉन्स क्या हुआ? जो आपने स्टिमुलस दिया था उसको लेकर के जो ऑर्गेनिज्म ने अपना रिएक्शन शो करा है, दैट इज रिस्पॉन्स। जैसा कि आपके लिए लिखा है यहां पे कि स्टिमुलस जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। कभी आपने ये ऑब्जर्व करा है, आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा या लाजवंती का पौधा, दैट इज माइमोसा प्यूडिका। लाजवंती या छुई मुई, कितना खूबसूरत है ये पौधा। आपने हल्का सा उसे छुआ, टच करा, उसकी पत्तियां अपने आप को धीरे धीरे बंद कर लेती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि ये कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में भी है, राइट। हालांकि जितने कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स के केस में है, प्लांट्स में इतने कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। बट प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि लाइट हो गया यानी फोटो पीरियड, तापमान हो गया यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट्स, या फिर टच। टच को लेकर के हमने एग्जांपल दिया, फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन माइमोसा प्यूडिका, यानी लाजवंती का जो पौधा है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स। ठीक है जी। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो स्वयं के बारे में कॉन्शियस है। ह्यूमंस को प्रकृति ने, नेचर ने यह एक खास काबिलियत दी है, राइट जी। सो देयरफॉर इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है जी? समझे आप इतना? कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉन्शियसनेस। तो क्या हम कोमा में जो एक मरीज है, जो पेशेंट है, अ पर्सन लाइंग इन कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग? मेटाबॉलिज्म तो उसमें हो रहा है, पर वो शायद स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। सोचिए इस सवाल के बारे में, और आने वाली क्लासेस में आपको इसका जवाब देंगे। यहां पे देखिए जी, आपको एक बैट नजर आ रहा है, एक चमगादड़ नजर आ रहा है, जो हवा में उड़ता हुआ पानी में से भी कोई चीज पकड़ने की कोशिश
कर रहा है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स शो करते हैं जो अडेप्टेशंस हैं उनकी अपने उस एनवायरनमेंट के साथ एक बेस्ट सूटेड तरीके से रहने के लिए। सो अडेप्टेशन का मतलब क्या है जानते हैं जी। अडेप्टेशंस जो हैं दे आर यूजफुल inheritable changes in the form, function, and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment। डरिए नहीं, मैं आसान तरीके से समझा देता हूं। हर जानवर अपने जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहां के लिए वो बेस्ट तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके रखना चाहता है। जानवरों के जीवन की दो ही मुख्य बातें होती हैं, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग। उन्हें फीड करना है, अपना पेट भरना है, भोजन करना है और ब्रीड करना है, यानी अपनी अगली जनरेशन पैदा करनी है। सो सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों कामों को करने के लिए उन्हें गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट एडजस्टेड होना चाहिए। सो एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड बेस्ट अडेप्टेड टू एन एनवायरमेंट अगर उसमें वो सभी कैरेक्टर्स हैं जो उसका सर्वाइवल, फीडिंग एंड ब्रीडिंग को एंश्योर करता है। राइट जी, दो बातें ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग। अडेप्टेशंस दो तरह की होती हैं भाई, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस भी हो सकती हैं। दोनों के बारे में जानते हैं। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म का मतलब है दे अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे समय के लिए आती हैं टू ओवरकम द स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सीजन। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सीजन जब हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा धूप में कोई एनिमल है, रोशनी में है, तो उस समय वो अपने आप को जो एडजस्ट कर लेता है। दीज डिसअपियर एज सुन एज द स्ट्रेस पीरियड इज ओवर। These are either heritable or acquired and have little role in evolution। Evolution क्या है ये भी हमने जानना है। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस में जैसे कि मोस्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स दे हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। फ्रॉग के केस में भी आपने सुना होगा हाइबरनेशन, विंटर स्लीप होता है, या देयर इज एस्टिवेशन आल्सो, दैट इज समर स्लीप, यानी उन अनफेवरेबल कंडीशंस से अपने आप को बचाने के लिए। सो उस समय उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और वो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन देखते हैं भाई, दे डेवलप in response to struggle for existence in order to survive। हर जानवर को जीना तो है ही भाई, जिंदा रहने के लिए एक स्ट्रगल है अस्तित्व की, देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब हम क्लास 12th में डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। सो ये वाली जो अडेप्टेशंस है लॉन्ग टर्म जो है वो लंबे समय तक रहती हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑल द टाइम। दे आर हेरिटेबल, वो अगली जनरेशन में पास ऑन होती हैं एंड दे हैव मेजर रोल इन इवोल्यूशन। अब जो आपको स्क्रीन पे यहां पे बर्ड्स नजर आ रहे हैं, पिजन देख रहे हैं आप, एक डक देख पा रहे हैं आप, एक ऑस्ट्रिच देख पा रहे हैं भाई। बर्ड्स के केस में जो उनके फीट हैं, बर्ड्स के जो पैर हैं, पंजे हैं, वो अलग अलग तरीके से एडजस्टेड हैं, अडेप्टेड हैं उनके पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं ये, इसको पहचान सकते हैं जी ये कौन सा बर्ड है? दिस इज वुड पैकर, राइट। सो अलग अलग बर्ड्स में इवन चोंच जो होती है, बर्ड्स की जो बीक है या बर्ड्स के जो पंजे हैं, क्लॉज जो हैं, वो अलग अलग तरीके से अडेप्टेड हैं उनकी पर्चिंग हैबिट के लिए। जैसे कि वुड पैकर की बात अगर हम करें, वुड पैकर में क्लिंजिंग एंड क्लाइंबिंग के लिए है। अगर हम हॉक की बात करें, स्ट्राइकिंग एंड कैचिंग के लिए, पिजन में पर्चिंग के लिए, ऑस्ट्रिच में रनिंग के लिए एंड डक में वेब्ड फीट होते हैं ना बतख के स्विमिंग के लिए, राइट। ये उनकी खास बात है। और अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच रन्स एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 80 किलोमीटर्स पर आवर। ऑस्ट्रिच की लेग बोन्स बहुत ही सॉलिड होती हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। ऑस्ट्रिच की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। चले जी,
इवोल्यूशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन शो करते हैं। कई बार इवोल्यूशन को बच्चे ये समझ लेते हैं इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स। ये गलत है। कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन का मकसद कॉम्प्लेक्सिटी होता तो जितने भी सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब तो खत्म हो गए होते। कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टू अनरोल और टू अनफोल्ड और टू रिवील द हिडन पोटेंशियल। अपने अंदर छुपी हुई किसी काबिलियत को समय के साथ धीरे धीरे दिखाते जाना, यही इवोल्यूशन है। डार्विन ने इवोल्यूशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। ही डिफाइंड इवोल्यूशन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। आने वाली क्लासेस में इवोल्यूशन के बारे में और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी दैट इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। आपने अक्सर देखा होगा जब हमें चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, चमड़ी छिल जाती है, वूंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, थोड़े दिनों में वो जख्म भर जाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो स्वयं को रिपेयर कर सकते हैं। जब आप लोअर टू हायर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू हायर ऑर्गेनिजम्स। जैसे स्पॉन्जेस की बात करें, दे हैव एक्सीलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। एक स्पॉन्ज के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिल्टर पेपर में से पास कर दीजिए, तब भी वो टुकड़े जुड़ करके एक नया स्पॉन्ज बना देंगे। हाइड्रा के बारे में कहा जाता है इट इज इमॉर्टल, अमर है। हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती है। सो रिपेयर एंड रीजनरेशन से हमारा मतलब क्या है? It is the ability to repair or renew damaged or the lost body parts in the post-embryonic life of an organism. All living organisms, they can heal their wounds or repair the damaged parts. हम जानेंगे कि जो salamanders and newts हैं, उनके केस में ये एबिलिटी काफी बेहतर है। उनकी लिम्स अगर कट जाएं तो दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं। छिपकली के केस में, लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस के केस में आपने देखा होगा जब उनकी टेल कट जाती है तो वो दोबारा आ जाती है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये भी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, रिपेयर एंड रीजनरेशन। चलिए अब जिक्र करते हैं एजिंग का। मैंने आपसे कहा था जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। बिल्कुल जी, जो जन्मा है वो एक दिन खत्म जरूर होगा। एजिंग क्या है? एजिंग इज द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन और डिटीरियोरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एजिंग की स्टडी को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। जब एक भ्रूण अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ है, एजिंग की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है। एजिंग केवल मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे नहीं है कि भाई बाल सफेद हो गए या आप कहेंगे दांत जो है टूटने शुरू हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, यही एजिंग नहीं है। जब एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो सेलुलर लेवल पे ही कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, पिगमेंट ऑफ एजिंग, लाइपोफस्टिन कहते हैं उसे। सो वो भी एजिंग है। इज इट क्लियर? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एजिंग शो करते हैं। And finally, death, which is very important. Death brings recycling of materials. Death prevents overcrowding. We can never stop aging. We can only delay aging. ऐसे कई प्रोडक्ट्स, ऐसी कई प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जिनसे एजिंग की प्रक्रिया को डिले तो किया जा सकता है परंतु स्टॉप नहीं किया जा सकता। सो डेथ जो है दैट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल लाइफ। Study of death is thanatology. It is the most important regulatory process which prevents overcrowding and it brings recycling of materials. अल्टीमेटली लाइफ क्या है? केमिस्ट्री ही तो है। हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन्हीं सब चीजों से मिलकर के तो ये शरीर बना है और अंत में यह शरीर इन्हीं चीजों में विलीन हो जाएगा, इसी में मिल जाएगा। एक होता है जी क्लिनिकल डेथ और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या है? एज अ डॉक्टर जब आप पेशेंट को डिक्लेयर करेंगे कि क्लिनिकली डेड है तो उसके क्या लक्षण है? दिल की धड़कन रुक जाती है, हार्ट बीट स्टॉप्स, पल्स, नब्ज जिसे हम कहते हैं, जो हम रेडियल आर्टरी में देखते हैं, आपके अंगूठे के बेस पे, यहां पे थंब के पास जो है आर्टरी होती है, दैट इज रेडियल आर्टरी, जिसमें एक पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होती है, दैट इज पल्स। डेथ के समय पे
पल्स रुक जाती है, हार्ट बीट स्टॉप्स, ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड प्यूपिल डायलेट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आंख में आइरिस के अंदर वो जो गोला है, काला सा गोला आपको दिख रहा है, वो फैल जाता है। हम कह देते हैं ना कि आंखों की पुतलियां फैल गई हैं। दैट मींस प्यूपिल्स डायलेट, प्यूपिल फिक्स हो जाते हैं। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। अदरवाइज आप जानते हैं ये प्यूपिल साइज में बड़ा या छोटा होता है इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत तेज रोशनी होती है जब, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। जब मध्यम रोशनी है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। परंतु मृत्यु के समय यह प्यूपिल लाइट को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। बायोलॉजिकल डेथ से क्या मतलब है भाई? देखिए, क्लिनिकली एक इंसान डेड हो गया, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, सांसें रुक गई, पल्स रुक गया, उसका प्यूपिल डायलेट कर गया, परंतु उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स अभी भी काम कर रहे हैं। उसकी किडनीज काम कर रही होंगी, हो सकता है उसका लिवर काम कर रहा है, टेस्टिस काम कर रहे हैं, ओवरीज काम कर रहे हैं। तो जब तक ये इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं खत्म हो जाते, नहीं मर जाते, तब तक बायोलॉजिकल डेथ नहीं है। सो बायोलॉजिकल डेथ इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। आप जानते हैं हमारा ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको लगातार ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो फिर धीरे धीरे बाकी सभी ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। ब्रेन में ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं विच रेगुलेट ब्रीदिंग। ब्रेन के मेडुला रीजन में देयर इज मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, राइट, जो कि बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। पेलोर मोटिस होता है पेलनेस विच हैपेंस आफ्टर डेथ। हम कहते हैं ना, शरीर जो है वो एकदम से पीला पड़ गया है, रंग उड़ गया है, वो इसलिए क्योंकि सारा ब्लड जो है फिर वो वेन्स में कलेक्ट हो जाता है। दैट्स पेलोर मोटिस। लाइवोर मोटिस इज द सेटलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। सिंपल कंसेप्ट है ग्रेविटी का। लाश को अगर लेटाया गया है, सो आर्टरीज क्या है? एयर ट्री। डेथ के बाद आर्टरीज में ब्लड नहीं होता। आर्टरी वर्ड का ओरिजिन ही यहीं से हुआ था। बिगिनिंग में जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी को स्टडी करा और देखा कि डेथ के बाद जब हम बॉडी डायसेक्ट करते हैं तो शरीर के अंदर लंबी लंबी पाइप्स का एक जाल फैला हुआ है, शायद उनमें हवा भरी है, एयर ट्री, तो आर्टरी, राइट जी। सो आर्टरी वर्ड वहीं से पड़ा था। डेथ के बाद आर्टरीज में ब्लड नहीं होता है। एल्गोर मोर्टिस क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, राइट जी। एल्गोर मोर्टिस होता है कि लाश जो है वो ठंडी पड़ जाती है। इट इज रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ। हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। दैट इज हाइपोथैलेमस। मृत्यु के बाद हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है। हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इट इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। मृत्यु के पश्चात हाइपोथैलेमस ने काम करना बंद किया, लाश ठंडी पड़ जाएगी, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। दैट इज एल्गोर मोर्टिस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइगर मोर्टिस। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि लाश जो है वो अकड़ जाती है, मसल्स में स्पैस्म हो जाता है। डेथ के बाद ये प्रक्रिया लगभग 2.5-3 घंटे बाद शुरू होती है। विद इन 2-3 डेज पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल्स अकड़ जाते हैं। सो द मसल्स एंटर अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डेथ। दिस इज राइगर मोर्टिस। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। सो लाश जो है वो अकड़ना शुरू हो जाती है और ये अकड़न सबसे पहले लोअर जॉ में जो है शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर अकड़ जाता है। क्लियर है जी? नाउ विद इन दिस ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ, हमने देखा क्लिनिकल डेथ में क्या था? प्यूपिल डायलेट, हार्ट बीट स्टॉप्स, ब्रीदिंग स्टॉप्स। सो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हम इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल सकते हैं और उन्हें डोनर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो ऑर्गन एक हेल्दी अवस्था में है। मान लीजिए किसी यंग पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, कोई 24 या 25 साल का है, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डैमेज्ड है, वो सिर्फ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे कुछ समय तक जिंदा रह सकता है। जैसे ही आपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाए, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो तब डॉक्टर्स ये निर्णय ले सकते हैं परिवारजनों के साथ मिल करके, परिवार के लोगों के साथ, कि क्या उस इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के हम डोनेट कर सकते हैं, हम किसी डोनर को दे सकते हैं। सो बिटवीन दिस ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ, internal organs can be taken out, जैसे कि liver and kidneys, and they can be transplanted. Right? So आपने जाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, कितने सारे हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स आज डिस्कस करे। होम्योस्टेसिस हमने जाना, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कैटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, एजिंग एंड फाइनली डेथ। तो आज के इस सेशन में
इतना ही। आई होप कि आप में एक क्यूरियोसिटी जगी है बायोलॉजी को जानने की। इसी तरह के और बेहतरीन सेशंस मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। राइट जी, तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हैं। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। नमस्कार।